Bismillahirrahmanirrahim, students. This is your Ustad Accounting Academy. I am Salahuddin. Today we are going for the study of ICOM Part 1, Chapter number 14. आप स्क्रीन के ऊपर भी सुहेल अफजल साहब की जो फ्रंट पेज है उनकी बुक का वो भी आप तस्वीर देख सकते हैं. एंड चैप्टर नंबर 14 is the second last chapter of this book. दिस चैप्टर इज अबाउट कैपिटल रेवेन्यू. इस चैप्टर की खूबी ये कि आपको एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. अगर क्वेश्चन आए या ना, इस दोनों सूरतों में थ्योरी इस चैप्टर से लाजमी आती है. थ्योरी का पोर्शन इसमें 3-3 मार्क्स के 2 से 3 से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इसमें जो इसकी जो थ्योरी है दैट इज़ आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. आज हम थ्योरी को ज़्यादा फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में बिजनेस ट्रांजैक्शंस वी हैव टू स्टडी. टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग. एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. एंड आपसे ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट आर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. whatever the you find the question, you can divide transactions in different ways. सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को डिवाइड करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. Cash transactions are those transactions in which we buy or sell products on cash. Credit transactions are those transactions in which we buy or sell products on credit and cash is paid after certain period of time. जब द मेन डिफरेंस बिटवीन कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये है कि इन कैश ट्रांजैक्शंस वी पे कैश ऑन द स्पॉट. इन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वी पे कैश आफ्टर द बाइंग एंड सेलिंग एंड आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. हम यानी कि समझ लें कि ऑन द स्पॉट वी डोंट पे कैश, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन में वी पे कैश ऑन द स्पॉट. You can see cash transactions. When a transaction is labeled as cash transaction, it signifies that the payment is made or received in cash at the time of transaction. वो कहता है कि जब हम कहते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन कैश है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो पेमेंट जो रिसीव की है या पे की है वो एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन की है, यानी ऑन द स्पॉट की है. दिस इज कॉल्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन कैश. यानी कि समझ लें कि वो कहता है कि इफ वी बाय और सेल गुड्स ऑन कैश दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर दो ट्रांजैक्शन इन व्हिच वी बाय और सेल प्रोडक्ट्स बट पेमेंट इज नॉट पेड. इट इज पेड आफ्टर द transaction is made. He says when payment is made and received after the time of transaction. After the type of transaction, example, he says buying or selling goods on credit and cash will be paid after certain period of time. वही बात जो मैंने आपको कही है कि जब हम चीज़ों को खरीद लेते हैं या बेच देते हैं मगर कैश नहीं दिया जाता, पेमेंट नहीं की जाती, दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शंस या क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. Students, transactions can also be divided as internal transactions and external transactions. आप कह सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस. इंटरनल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स आर दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर आल्सो कॉल्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन. ये वो वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें हम कैश को डील नहीं करते बट दे आर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. दे आर आल्सो कॉल्ड द इंटरनल ट्रांजैक्शन. अब एक चीज आपने ये समझ लेनी है कि अगर एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि इंटरनल ट्रांजैक्शंस आर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, यू विल से यस, इंटरनल ट्रांजैक्शंस आर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. He says internal transactions, also referred to as non-cash transactions, are that take place without the involvement of any external parties. Example, he says depreciation of fixed assets or realizing loss after the destroy by fire. अब वो कहता है ये है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस, इसमें किसी पार्टी के साथ हम डील नहीं करते बल्कि हम अपने बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं आया उनको हम डेप्रिशिएट करते हैं या किसी वजह से
कोई नुकसान हो जाए, कोई जैसे कि आग का नुकसान हो जाता है, डिस्ट्रॉय बाय फायर, और चोरी भी हो सकती है, तो उस सूरत में जो लॉस होता है, दैट लॉस इज एडजस्टेड. दिस इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शंस. External transactions are those transactions in which company exchange goods or services against money. कि वो कहता है कि वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन वो होती है जिनमें हम गुड्स को सेल और परचेज करते हैं अगेंस्ट मनी. दे मे बी कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अब हमने जो पहले ये कैश ट्रांजैक्शन पढ़ा है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पढ़ा है, एक्चुअली बोथ आर द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. स्टूडेंट्स ये आपने जेब में रखना है. या हम ये कह सकते हैं कि कैश आइदर दे आर द कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दे आर द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शंस दैट मे बी कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. ये कैश भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती हैं. एंड इंटरनल ट्रांजैक्शंस आर दोस ट्रांजैक्शन दे आर व्हिच आर नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन व्हिच अमाउंट इज नॉट कंसिडर्ड. हम इसमें हम पैसा जो है वो वी डू नॉट पे कैश और वी डू नॉट रिसीव कैश. ये वाली ट्रांजैक्शन है. आई होप इट विल बी क्लियर नाउ. नेक्स्ट ही सेज टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग. ही सेज स्टूडेंट ये आपका पेज नंबर 443 है. दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर नंबर 14 कैपिटल रेवेन्यू. आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन दे, इसमें देखिए उसने कहा है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन. इसमें उसने लिखा है कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है एंड लॉन्ग टर्म में कैपिटल ट्रांजैक्शन है. हम ये भी स्टडी करेंगे ये कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, ये भी हमने देखा है. कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स. कैपिटल ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है. कैपिटल में कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं. अब इसमें भी देखें कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू जो ट्रांजैक्शन है इसमें रेवेन्यू रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है. रेवेन्यू रिसीट से मुराद है कि हम पैसे लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मुराद है कि हम पैसे देते हैं, और कैपिटल रिसीट से मुराद है कि हम पैसे लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद है कि पैसे देते हैं. लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इन दोनों में फर्क क्या है. स्टूडेंट्स फर्क ये होता है कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस. ये हम ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस इसको बोलते हैं. हम इन ट्रांजैक्शन की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं. कैपिटल ट्रांजैक्शन होती हैं दे आर कॉल्ड द लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन. वी बाय एंड सेल आर लॉन्ग टर्म एसेट्स. हम इनसे अगर हम लॉन्ग टर्म कोई एसेट खरीदते हैं जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा होती है, हम कहते हैं कि वी हैव मेड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर हम उसी एसेट को बेचेंगे तो हम कहें और उसके बदले पैसे लेंगे तो हम कहेंगे कैपिटल रिसीट्स. अब हम इसको फर्दर हमको डिस्कस करते हैं कि ये इसमें क्या आता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में देखें. कैपिटल एक्सपेंडिचर ही सेज incurred in acquiring or improving permanent assets not meant for resale may add or value an existing asset. अब वो कहते हैं कि पहला सबसे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं विच इज आल्सो कॉल्ड परमानेंट एसेट. हम उसका मकसद हमारा उस खरीदने का मकसद ये नहीं होता कि हम उसको बेचना है, हमने इससे काम लेना होता है. फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी खरीदी है, कोई ट्रक खरीदा है, कोई बिजनेस के कोई हमने गाड़ी खरीदी है. ऑल दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इट इज अ रूटीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस and includes cost of sales and maintenance of fixed assets. वो कहता है कि हम ये वो वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती हैं जिनमें हम कोई चीज़ें बाय करते हैं इन ऑर्डर टू सेल बैक. कोई फर्ज करें हम कोई गोल्ड स्टोर खोला हुआ, उसमें जो चीज़ें हम सेल करने के लिए बाय करते हैं दे आर कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये रूटीन टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं बट दीज आर नॉट रूटीन टाइप एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर की दूसरी एग्जांपल ये है कि दे इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी. ये हमें हमारी अर्निंग की कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं दे मेंटेन आवर अर्निंग कैपेसिटी. ये हमारे इसलिए होते हैं कि हम
अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखें, जैसे बिजली का बिल पे कर दिया, पानी का बिल दे दिया, सैलरी दी, ऑल दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. On the other hand, capital expenditure are made for one time, two time in a year. थर्ड वन ही सेज इट इज नॉर्मली नॉन रिक्योरिंग आउटले, कि यानी कि हम एक दफा खर्च कर देते हैं तो हमें दोबारा ये इसकी पेमेंट वापस नहीं मिलती. इसमें कहता है इट इज यूजुअली रिक्योरिंग आइटम्स, इसमें हम जब चीजें खरीदते हैं तो दोबारा हम उनको बेच भी देते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द रिक्योरिंग आइटम्स. नेक्स्ट डिफरेंस ही सेज इट प्रोड्यूसेस बेनिफिट ओवर सेवरल ईयर्स. जैसे मैंने आपको बताया ये लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स होते हैं, इसको इनका जो फायदा होता है हमें कई साल के लिए होता है. Thus, a small part is charged to income statement as depreciation and the rest appears in the balance sheet. उसने कहता है कि हम चूंकि बड़ा एसेट खरीदते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं, उसको हम अपने एक्सपेंस में लेकर आते हैं, बाकी हमारा बैलेंस शीट में जाता है. इसी तरीके से इनकम इट इज कंज्यूम विद एन अकाउंटिंग ईयर, हम इसको एक साल के अंदर अंदर यूज करते हैं और उसके बाद हम उसको बार बार हम इसको हमें ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं. इस एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट. कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं बैलेंस शीट में जाते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इसके 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस बताए हैं. एग्जामिनेशन में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एट लीस्ट यू हैव टू मेंशन 3 डिफरेंसेस. अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपने 3 नंबर के क्वेश्चन को पूरे 100% नंबर गेन करने के लिए यू विल हैव टू मेंशन एट लीस्ट 3 डिफरेंसेस. तो आप इसको याद कर लीजिएगा. ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आपको आता है ये इस वाला का डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट ही सेस वही वाला अगले पेज पे देखें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पेज 445 में जाएंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिफरेंसेस गिवन है. ये काफी ज्यादा उसने दिए हुए हैं, लेकिन जो मैंने आपको लिखे हैं दे आर वेरी सिंपल, आप उनको याद कर लीजिएगा. ये वही एक्सपेंडिचर्स हैं, इनको आप बिजनेस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. ये वही वाले डिफरेंसेस हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो वाले होते हैं जो हमने पिछली वाली स्लाइड में किए हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वही वाले जो पिछली स्लाइड में किए हैं. ये इसको आप इस तरीके से भी याद करना चाहते हो तो कर लें. बेनिफिट इज एंजॉयड फॉर मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर लिखा हुआ है बेनिफिट इज एंजॉयड विद इन वन फाइनेंशियल ईयर. दूसरा वो फर्क बता रहा है कि यूजुअली लार्ज बजट्स, यूजुअली स्मॉल बजट्स, अकर ओकेजनली कभी कभार ये इनको खर्च करना पड़ता है. अकर रूटीनली हम इनको बार बार करते हैं खर्च. एग्जांपल्स इंक्लूड परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स है, और इसमें एग्जांपल्स इंक्लूड डेप्रिसिएशन, कैरेज, रिपेयर, मेंटेनेंस, स्टेशनरी, सेलिंग, मार्केटिंग. ऑल दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, एग्जामिनर को आप इस तरह से भी बयान कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर, ये इसका डेफर्ड का बेसिक मीनिंग क्या है? उर्दू में वी कैन से डेफर्ड को कह सकते हैं कि आगे की तरफ धकेलना, आगे की तरफ लेके जाना. एक्चुअली दीज आर द एक्सपेंडिचर जिनको हम आज करते हैं, आज उनको बियर करते हैं, उनकी पेमेंट आज करेंगे, लेकिन उसका फायदा हमें फ्यूचर में होगा. दिस इज कॉल्ड द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. हम इनको कैसे ट्रीट करते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स आपको गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सेप्शनल लॉसेस, सर्विसेज रेंडर्ड, फिक्टिशियस एसेट, लेकिन ये क्लियर नहीं है, हम इनको आगे स्टडी करते हैं. व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ही सेज रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन ये है, expenditure is an expenditure that is incurred in the current accounting period but its benefits are incurred in the following or future accounting period. कि हम उसको अभी इस साल हम उसकी पेमेंट करते हैं, लेकिन उसका जो फायदा होगा वो हमें फ्यूचर में हमें उसको मिलेगा. This expenditure might be written off in the same financial year or over a few years. हम इनको उसी साल में भी लिख सकते हैं या आइंदा आने वाले सालों में भी लिख सकते हैं.
अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स, आपकी चैप्टर में इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने ध्यान में रखना है कि ये इलिस्ट्रेशन एग्जाम में जाने से, इंटर होने से पहले आपने लाजमी तौर पर ये इलिस्ट्रेशन आपने करके जानी है। इसकी 5 टोटल ट्रांजैक्शंस हैं। अक्सर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन, दैट इज वाई मैं इस इलिस्ट्रेशन को जरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला वो कहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहला वो कहता है कि व्हाट इज दिस, ही स्टेट with reason whether the following should be considered as deferred revenue expenditure or capitalized expenditure। वो ये कहता है कि चेक करेंगे, बताएं कि हमें ये जो एक्सपेंडिचर हमने की ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो स्टूडेंट्स ये आपको एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, ये टोटल 5 ही होते हैं, इससे छठा आपको शायद ना ही नजर आए कहीं। तो ये आपने 5 के 5 को अच्छी तरीके से रख लेना है ट्रांजेक्शन को। एग्जामिनेशन में अगर आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर आपसे लाजमी तौर पर ये पांचों की 5 या इनमें से कोई 1 2 3 जरूर आपसे ट्रांजेक्शन पूछेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ये देखें, इसका मैंने सोल्यूशन आपकी किताब में भी गिवन है, यू कैन आल्सो सी ऑन द स्क्रीन। डेफर्ड रेवेन्यू, पहला वो कहता है कि पहला जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर जो है पेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी दिया था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रीजन वो क्या बात कर रहा है, वो कहता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ए कंपनी सर्टेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड व्हिच आर रेवेन्यू बाय नेचर, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, registration fees, cost of stamp, etc. Such expenditure are large in amount and will be logical to the spread such expenditure over the number of years। वो कहता है कि जब हम कंपनी बनाते हैं तो उस वक्त जो शुरू के अखराजात होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको हम फ़ायदा हमें उस खर्च तो हम शुरू में करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा हमें बाद में होता है, तो दैट इज़ वाई दे आर कंसीडर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपने लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है कि जब कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, दे आर द नाइदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दे आर द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा वो कहता है हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं ये कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन जब आपको लफ्ज आ जाए हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और साथ वो भी कहते हैं कि न्यू प्रोडक्ट, तो आपने 100% कंफर्म समझ लेना कि दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये अक्सर एग्जामिनर आपको ये सेंटेंस देता है, आपने जब भी आपको ये लाइन आती है तो आपने देखना है कि आइदर अगर तो एग्जामिनर सिर्फ ये कहे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, तो हम उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर करेंगे। It you ordinary expense revenue expenditure, but if heavy expenditure expenses are paid to introduce a new product, then the benefit will be received for a number of years, so it is treated as deferred revenue expenditure। थर्ड वो कहता है कैरेज पेड ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी। वो कहता है कि मशीनरी को हमने परचेज किया है, उसके ऊपर जो कैरेज, कैरेज का मतलब होता है जब हम चीज परचेज करते हैं तो उसको लाने का जो खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड द कैरेज। इट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड, इसको हम कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं। तो मशीनरी जब हम परचेज करते हैं तो ये क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो उसके ऊपर जो खर्चा करेंगे, उसको लाने का खर्चा करेंगे, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, डेफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, ना ही वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये समझ लें कि अगर हम मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग जो कुछ भी खरीदें और उसको उसको बनाने का के अलावा उसके जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो खर्चा आता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाता है। तो पॉइंट नंबर जो 3 है वो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होगा। यानी मशीन ना सिर्फ मशीनरी को परचेज करने का जो खर्चा होता है, बल्कि उसको मशीनरी को लाने का खर्चा भी जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। कैरेज पेड ऑन मशीनरी इज आल्सो रिगार्डेड एज एडिशनल कॉस्ट ऑन द मशीनरी, देयरफॉर ट्रीटेड एज कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। चौथा वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग एंड पेंटिंग अ सेकंड हैंड ट्रक न्यूली परचेज। हमने एक नया परचेज सेकंड हैंड ट्रक परचेज किया है, लेकिन उसको हमने सेटमेंट करने के लिए उसको ओवरहॉलिंग की है, उसको पेंटिंग शेडिंग की है, तो स्टूडेंट्स ये भी कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि हमने जो ट्रक खरीदा है उसका फायदा हमें कई सालों के लिए मिलेगा, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो और उसके ऊपर जो उसको अगर हम उसको ठीक करते हैं शुरू के सबसे पहले में जब हम न्यूली परचेज करते हैं, तो वो भी जो उसके ऊपर खर्चा होगा वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा।
मगर बाद में वही एक्सपेंडिचर जो होगा वो कैपिटल नहीं कहलाएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो याद रखना है जब भी कोई हम मशीनरी परचेज करें, चाहे वो न्यू हो चाहे वो सेकंड हैंड हो, और उसके ऊपर जो उसको खर्चा हो ठीक करने का, लाने का खर्चा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस इंट्रोड्यूस इन न्यू प्रोडक्ट, हमने कोई रिसर्च की है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो नए प्रोडक्ट है तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब अपनी जेहन में रखना है कि तीन एक्सपेंडिचर जो है हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपने 100% जेहन में रखना है। पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हैवी एडवर्टाइजमेंट एंड रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस, तो दीज आर ऑल द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा पॉइंट आपने जेहन में रखना है कि अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, ना सिर्फ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बल्कि उसको लाने का जो खर्चा होगा दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से अगर हम कोई ट्रक खरीदते हैं, इवन दिस ट्रक इज सेकंड हैंड ट्रक, लेकिन हमारे लिए तो न्यू है ना, तो उसको ट्रक को ठीक करने का जो शुरू के अंदर जो ठीक करने का खर्चा होगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये आपने पॉइंट्स को हर सूरत में जहन में रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगला जो है वो है आपका जो पेज नंबर 453 है, इसमें आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये उसने टोटल 6 डिस्टिंक्शन बयान की हुई है। ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप चीज परचेज करते हैं तो वो रेवेन्यू पेमेंट है, कोई रूटीन की चीज परचेज करेंगे वो उसके लिए पेमेंट करेंगे तो रेवेन्यू पेमेंट है, और जो अगर चीज अगर आप कोई सेल करते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट है। इसी तरह से कैपिटल रिसीट्स का मतलब अगर आप कोई फिक्स एसेट सेल करते हैं तो वो उसके बदले जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा, लेकिन अगर आप परचेज करते हैं तो उसके बदले जो पेमेंट करेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर लेट अस सी द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स होती हैं, इट इंक्लूड्स अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और बाय द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। हाँ जी, ये ध्यान में रखना है कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, या तो हम फिक्स्ड एसेट सेल करेंगे वो भी कैपिटल रिसीट कहलाएगी, या हम शेयर इशू करेंगे वो भी कैपिटल रिसीट कहलाएगी, या हम डिबेंचर इशू करेंगे वो भी कैपिटल रिसीट कहलाएगी, क्योंकि इसके बदले हमें पैसा आएगा। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होगी, रियलाइज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। ये वही सिंपल सी चीज़ है, जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, या अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं जैसे टीचिंग सर्विसेज है, आपकी कोई एजेंट सर्विसेज है, ये सारी की सारी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती है। दूसरा वो जो डिफरेंस है, इट इज अ रिसीट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम। ये कहते हैं कि जो रिसीट्स है ये आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, बल्कि आपका एक सब्सटीट्यूट सोर्स ऑफ इनकम होती है, इसको आप बाय प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। बट रेवेन्यू रिसीट इज योर मेन प्रोडक्ट। इट इज अ रिसीट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ एन इनकम, इट इज अ रिसीट्स इन सब्सटीट्यूशन ऑफ इनकम, कि आप जो भी जब पेमेंट रिसीव करते हैं तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीट कहलाती है। दूसरे लफ्जों में समझ लेंगे ये आपकी मेन प्रोडक्ट है। चौथा जो डिफरेंस है वो कहता है अमाउंट रिसीव फॉर सरेंडर ऑफ सर्टन राइट्स अंडर एग्रीमेंट इज कैपिटल रिसीट बिकॉज कैपिटल एसेट्स इज बीइंग गिवन अप इन द फॉर्म ऑफ दिस राइट्स। वो कहते हैं कि बाज का हम कोई एसेट देते हैं तो उसके बदले हम कोई चीज़ को अगर सरेंडर भी कर देते हैं, कोई सर्टन राइट्स जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो भी हमारी उसके बदले हम पैसे लेते हैं तो वो भी कैपिटल रिसीट्स कहलाती है। रेवेन्यू रिसीट कहलाती है अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन अंडर द एग्रीमेंट फॉर द लॉस ऑफ फ्यूचर रिसीट्स इज रेवेन्यू रिसीट्स। अगर हमें कोई फ्यूचर के अंदर कोई लॉस होता है उसके बदले हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो हमें वो रेवेन्यू रिसीट्स कहलाती है। इसकी एग्जांपल आप लगा दें तो इंश्योरेंस की अमाउंट मिलेगी तो वो भी आपकी रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर से भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इट हैज़ शॉर्ट टर्म इफेक्ट, इट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। रेवेन्यू सीट्स का शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल सीट्स का लॉन्ग टर्म होता है। रेवेन्यू सीट्स में इट अकर्स रिपीटली, ये बार बार होता है, ये बार बार नहीं होता। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आपने इसके डिफरेंसेस याद करने हैं, आपके ऊपर है, आप चाहे किताब के अंदर जो डिफरेंसेस मेंशन है वो आपने याद करने हैं या इधर से कर लें, बट एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर यू एंटर द एग्जाम। कम से कम 3 से 4 आपने डिफरेंसेस याद करके जाने हैं, ताकि एग्जामिनेशन में ये कंफर्म आपके क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ये मैं आपको बता दूं।
बहुत ज़्यादा कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट्स, ये वही वाले एक्सपेंडिचर्स को हम पेमेंट ही बोलते हैं। बिजनेस पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स का दूसरा नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, रेवेन्यू पेमेंट्स का दूसरा नाम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। ये वाला है एक्चुअल पेमेंट्स फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सेम सेम है स्टूडेंट्स, हम कोई बार बार आते हैं, ये हमने आपने यहाँ भी याद रखना है कि इसको बिल्कुल ये समझ लें कि कैपिटल पेमेंट्स होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती हैं, वो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। जस्ट आपको समझाने की खातिर जो आपके पेज नंबर 455 के ऊपर है, ये एग्जाम्पल भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन हम इसकी चैप्टर के एंड में जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। जी, आज हम जो नेक्स्ट जो अब इंशाल्लाह ताला हम स्टडी करेंगे आपकी जो नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के एंड में प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पहले 3 प्रॉब्लम्स को हम इनको हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ये आप वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह ताला पेज नंबर 464 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम इन जो प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3 है, ये हमारा टास्क होगा, इनको सॉल्व करेंगे। आखिर में स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो दुआ में याद रखिएगा। तो और इंशाल्लाह ताला मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम जितनी भी आपकी कोर्स बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। तो अंटिल दैट टाइम स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।